स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में 7 और 8 नवंबर यानी कल जो आर्टिकल नहीं डिस्कस किया गया था उससे और आज 8 तारीख से संबंधित डेली अपने करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है मधुमक्खी की नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। इस नई प्रजाति का नाम जो दिया गया है वो है एपिस कैरिजोडियन। ठीक, ये रहा फोटो में ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। इसको जो आम भारतीय भाषा में जो नाम दिया गया है वो है ब्लैक हनी बी, इंडियन ब्लैक हनी बी। देखिए ब्लैक कलर का है जो फोटो में दिख रहा है। कहाँ खोजा गया है? तो पश्चिमी घाट में खोजा गया है। इसका नाम क्या है? एपिस कैरिजोडियन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है और कहाँ खोजा गया है ये इंपॉर्टेंट है। अब देख ले, अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इससे पहले जो मधुमक्खी की नई प्रजाति को देखा गया था वो 200 साल पहले देखा गया था। कब? 1798 में। ये जो एपिस कैरिजोडियन मधुमक्खी है इसका विकास एपिस शेराना मार्फोटाइप से विकसित हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ही क्यों विकसित हुआ है? क्योंकि पश्चिमी घाट का जो वातावरण है वो गर्म और आर्द्र है, जो इसके विकास के क्या है? अनुकूल था। इसीलिए एपिस कैरिजोडियन का विकास पश्चिमी घाट में हुआ है। इसका वितरण पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वत से संबंधित जो राज्य हैं जैसे गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए ब्लैक हनी बी। इसकी ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये क्या, ब्लैक हनी बी क्या करता है? अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करता है, जो शहद अधिक गाढ़ी भी होती है। तो इससे क्या होगा? इस सोच से यह साबित होता है कि देश में मधुमक्खी पालन को क्या होगा? एक नई दिशा मिलेगी, प्रदान होगी। तो इसलिए ये एपिस कैरिजोडियन एपिस कैरिजोडियन जो ये मधुमक्खी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक, इसका विकास कहाँ हुआ है? तो पश्चिमी घाट में इसकी खोज हुई है। ठीक है, और इसका जो भारतीय नाम है वो है इंडियन ब्लैक हनी बी। और आगे देखते हैं। देखिए, नोआ काखोवका बांध अभी चर्चा में है। ये कहाँ पे है? तो यूक्रेन के खेराशान प्रांत में है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी देखिए जो खेरशान प्रांत है इस पे रशिया का कब्जा है, रूस का कब्जा है। तो यूक्रेन की जो सेना है खेरशान प्रांत को मुक्त कराने के लिए क्या करती है? हमला करती है। तो उससे वहां पे स्थित जो नोवा काखोवका बांध था वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब देखते हैं नोवा खाकोका बांध ये किस नदी पे बना है? तो डेनिप्रो नदी पे निर्मित है। 30 मीटर ऊंचा बांध है। इस बांध से क्या होता है? बिजली पैदा होती है जो यूक्रेन के कई शहरों में सप्लाई की जाती है। तो ये देखिए चर्चा का विषय रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्री एग्जाम के लिए। नोवा काखोवका बांध, यूक्रेन। अगर यूक्रेन नहीं देगा तो देगा खेराशान प्रांत। खेराशान प्रांत, या ये पूछ सकता है किस नदी पे निर्मित है? तो ये भी आप याद रखिए डेनिप्रो नदी पे निर्मित है, डेनिप्रो नदी पे। और आगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोराबी में पुल दुर्घटना हुआ था उसमें जिन लोगों की जाने गई थी उसको 2 लाख रुपए और जो घायल थे उनको 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत। तो देखते हैं अब इसके बारे में, इस कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जिसका उद्देश्य उस समय क्या था? 1948 में इसका उद्देश्य था कि जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग हैं उनकी सहायता करना। ठीक है, उस समय ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का। ये फंड किस तरह का फंड है? तो ये सार्वजनिक योगदान के द्वारा स्थापित किया गया फंड है। मतलब इसे इसमें पब्लिक फंडिंग के द्वारा इसमें पैसा आता है। जो इसका ऑडिट होता है, ठीक है, वो सरकार नहीं करती। सरकार से बाहर एक स्वतंत्र ऑडिटर के द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है इस फंड का। वर्तमान में इसका उपयोग किस लिए होता है? प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप आदि से निपटने के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। और इस फंड का इस्तेमाल किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के इलाज, एसिड अटैक, बड़े हादसों और दंगों के शिकार लोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है।
ये निधि पूरी तरीके से सार्वजनिक योगदान से संबंधित है। इसमें कोई बजटीय सरकार इसमें कोई बजट का कोई प्रावधान नहीं करती है। टोटल इसमें जो फंड आता है वो पब्लिक के थ्रू आता है। सरकार इसमें कोई भी बजट पास नहीं करती है। ठीक है। इसके ये जो फंड होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत 100% कर से छूट दी जाती है। और देखिए अब एक क्वेश्चन है इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से संबंधित। ठीक है। इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट है इसका गठन संसद द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जो इसका ऑडिट होता है। थर्ड हमारा है चिकित्सा उपचार में मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का उपयोग किया जा सकता है। तो बताना है इसमें से कौन सा जो हमारा इसमें कथन है वो कौन सा कथन सही है। ठीक है। देखिए पहला तो हमारा कथन अभी ऊपर बताया गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो 1948 में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पहला हमारा स्टेटमेंट ये जो दिया गया है गलत है, संसद द्वारा नहीं गठित किया गया था। दूसरा है लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑडिट कैग के द्वारा नहीं किया जाता है। सरकार से एक स्वतंत्र ऑडिटर होता है। ठीक है। एक स्वतंत्र ऑडिटर होता है इंडिपेंडेंट, वो इसका ऑडिट करता है। तो ये भी गलत है। थर्ड है चिकित्सा उपचार में मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का यूज किया जाता है। तो ये कथन हमारा सही है, थर्ड वाला। तो ऑप्शन थर्ड ये सही हो जाएगा। देखिए अभी ऊपर बताया गया है कि इसका इस्तेमाल चिकित्सीय उपचार जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के इलाज, एसिड अटैक और बड़े हादसे या दंगों की शिकार के लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा थर्ड ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। एक और इमरजेंसी फंड की बात करें तो पीएम केयर्स फंड है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कोविड-19 जब महामारी आया था तो उस टाइम इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। ठीक है। ये क्या करता है किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति जैसी हो तो उसमें प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी पीएम केयर्स फंड की। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष। पीएम केयर्स फंड का ये फुल फॉर्म है। इस फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है ना, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, ना कि संसद के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। देखिए 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति, आपात संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत और सहायता प्रदान करने के लिए। यह संकट या मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, ठीक है, या मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार का संकट हो तो इसमें जो राहत प्रदान किया जाता है वो पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाता है, पीएम केयर फंड के द्वारा। ठीक है। स्थापना 27 मार्च 2020 को हुई थी। कहां? नई दिल्ली में। और आगे देखते हैं इस पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। जो इसके पदेन ट्रस्टी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ये तीनों मंत्री क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। तथा प्रधानमंत्री के द्वारा एक और पॉइंट आप देख लीजिए, पीएम के द्वारा 3 व्यक्ति को, ठीक है, नॉमिनेट किया जा सकता है या नामित किया जा सकता है, नामित किया जा सकता है। किसमें? पीएम केयर्स फंड में। 3 ये ट्रस्टी हैं, ये जो 3 पदेन ट्रस्टी हैं। इसके अलावा जो ये 3 लोग होते हैं वो किस किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? अनुसंधान से संबंधित हो सकते हैं, अनुसंधान, ठीक है, स्वास्थ्य, विज्ञान, साइंस, सामाजिक कार्य से संबंधित जो व्यक्ति हो सकते हैं, और कानून, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? इस पीएम पे केयर फंड के सदस्य के लिए नॉमिनेट कर सकता है। तो टोटल इसमें 1 2 3 कौन? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, तथा प्रधानमंत्री के बाद 3 और लोग नॉमिनेट हो सकते हैं। देखिए इस पीएम केयर फंड
ये जो बनाया गया है इसमें भी आयकर अधिनियम 1961 के तहत 100% की छूट दी जाती है। ठीक है। और जो इसमें दान दान दिया जाता है वो कंपनी अधिनियम 2003 के तहत CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में, व्यय के रूप में गिना जाएगा। ठीक है ना। और इससे पहले जो डिस्कस किया गया था कौन सा, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, उसमें भी 100% की छूट दी जा रही थी। और आगे पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भी छूट मिलती है। और विदेशी चंदा लेने के लिए क्या होगा, अलग से खाता भी खोला गया है पीएम केयर्स फंड में। ठीक है। अब बात करें प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, इसमें भी 2011 में, ठीक है ना, विदेशी अंशदान लेने की अनुमति दी गई है। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज हैं। इस पीएम केयर्स फंड का भी ऑडिट एक स्वतंत्र ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, उसमें भी स्वतंत्र ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से योगदान प्राप्त कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीएम केयर्स फंड क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होंगे पीएसयूज, ठीक है, उनसे योगदान ले सकता है। जबकि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें सार्वजनिक उपक्रम से कोई भी अनुदान या योगदान प्राप्त नहीं किया जाता है। टोटल जो इसकी फंडिंग होती है वो पब्लिक फंडिंग होती है। तो ये इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है वो भी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को दोनों डिस्कस किया गया, किसके किसके बीच, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड के बीच में। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% कोटा डिसाइड किया गया था। ठीक है। उसको क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, इन 5 न्यायाधीशों की पीठ में कौन कौन से न्यायाधीश शामिल थे ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 न्यायाधीश कौन है, एक तो हमारे सीजेआई हैं, उनका नाम है उदय उमेश ललित। ठीक है। उदय उमेश ललित यानी यू ललित, ये हमारे मुख्य सीजेआई हैं, ये इसके खंडपीठ के अध्यक्ष थे, जो हेड थे। और अगला और दूसरे जो हैं वो है बेला एम त्रिवेदी और दिनेश महेश्वरी। और जो फोर्थ है हमारे एस सी भट्ट। ठीक है। जेबी परिवाला। ठीक है। तो ये 5 न्यायाधीश से कौन कौन, उदय उमेश ललित, बेला एम त्रिवेदी, दिनेश महेश्वरी, SC भट्ट और JB पार्डीवाला, ये 5 न्यायाधीश थे जिसमें पीठ ने क्या किया, 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था उसको बरकरार रखा है। लेकिन 3-2 में ये जो 2 लोग विपक्ष में थे वो कौन कौन थे, एक तो हमारे सीजीआई थे, ठीक है, यू ललित, और दूसरे SC भट्ट थे। ठीक है ना। ये दोनों लोग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि बेला एम त्रिवेदी, दिनेश महेश्वरी और JB पार्डीवाला ये इसके पक्ष में इन्होंने दिया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो ये 10% कोटा दिया गया ईडब्ल्यूएस को, वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, 2019 में, उसके तहत दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और 15(6) और अनुच्छेद 16(6) अंतर स्थापित किया गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा। तो ये क्या करता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश के लिए आर्थिक आरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में ये क्या करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। कौन सा, ईडब्ल्यूएस जो कब दिया गया था, 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने इंडियन हनी बी, ब्लैक हनी बी, ठीक है, ब्लैक हनी बी और
पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड और 103वें संविधान संशोधन को भी डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग आपको डेली करंट अफेयर्स से अपडेट किया जा सके प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डेली करंट अफेयर्स सीरीज।